तो अब हम बात करेंगे, नेक्स्ट डालेंगे, हमने बात कर रखी थी वैसे उसी पे फिर से बात कर लेते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। तो अनुनादी संरचनाओं का स्थायित्व, और इस पर प्रश्न बनता है कि आपको एक से ज्यादा संरचनाएं दे दी जाएंगी और आपसे कहा जाएगा कि बताइए इसमें स्थायित्व कैसे होगा। बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है और इस कॉन्सेप्ट को ढंग से समझिएगा। तो देखिएगा, जब हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की, तो कुछ बातें हमें दिमाग में रखनी पड़ेंगी। जैसे सबसे पहली चीज हमें ध्यान रखनी पड़ेगी, सबसे पहली चीज हमारे पास में होना चाहिए नॉन पोलर। नॉन पोलर समझ में आ रहा है? नॉन पोलर का मतलब है अध्रुवीय, यानी कि कोई भी आवेश ना हो। तो सबसे पहले आपको उसमें जैसे ढूंढना होगा कि जो किसी भी प्रकार का आवेश ना ले, यानी कोई भी प्रकार का आवेश उसके अंदर नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा कोई यौगिक आपके पास में है तो सबसे पहले उसको रखा जाएगा। फिर हम रखेंगे ऑक्टेट। ऑक्टेट, अष्टक। अष्टक समझ में आ रहा है? अष्टक का मतलब यानी कि हमें परमाणुओं को देखना पड़ेगा, और परमाणुओं को देखना पड़ेगा तो उसमें ये देखना पड़ेगा कि उसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो ऐसा हमें समूह लेना पड़ेगा, ऐसा हमें रूप लेना पड़ेगा, ऐसी संरचना लेनी पड़ेगी जिसमें सभी परमाणु जो है वो अष्टक नियम का पालन करें, ठीक है। उसके बाद में फिर आ जाएंगे नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड पर कि पाई बॉन्ड की संख्या गिनना प्रारंभ करेंगे कि कितने पाई बॉन्ड हैं उसमें। समझ में आ गई बात? कितने पाई बॉन्ड है। और आपको ये अच्छी तरीके से पता होगा कि जब हम नंबर ऑफ पाई बॉन्ड की बात करते हैं तो हम ये जानते हैं कि जितने ज्यादा नंबर ऑफ पाई बॉन्ड होंगे उतना ही ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, और जितना ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। क्लियर हो गया? उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी होती है। क्लियर? तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। अब मान लेते हैं कोई एक ऐसा यौगिक है जो कि अध्रुवीय है, नॉन पोलर है, ठीक है, अध्रुवीय है, नॉन पोलर है। एक दूसरा स्ट्रक्चर है जो कि अध्रुवीय है, नॉन पोलर है। दोनों में कहीं पर भी कोई आवेश नहीं है, लेकिन पाई बंद अलग अलग है। अगर ऐसी स्थिति हो जाएगी तो फिर हम क्या देख लेंगे? डायरेक्टली इसको देख लेंगे। फिर हम बीच में अष्टक को ढूंढेंगे नहीं, फिर हम क्या करेंगे? अष्टक को नहीं ढूंढेंगे। समझ में आ रही बात? अष्टक को तब ढूंढा जाएगा जब बीच में कोई उपस्थित होगा। क्लियर है? अष्टक तब ढूंढा जाएगा जब बीच में कोई उपस्थित होगा। तो कहने का मतलब यह है कि ये आगे पीछे हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि पहले अष्टक के बाद ही आएगा। अगर ऐसी सिचुएशन हो गई कि अष्टक है ही नहीं तो फिर हम सीधे सीधे इसको देख लेंगे। कोई डाउट यहां तक? समझ में आ गई बात? फिर उसके बाद क्या ढूंढना है? उसके बाद क्या ढूंढना है? बात को समझिएगा, बहुत सिंपल तरीके से बता दे रहा हूं। उसके बाद ढूंढना है आवेश, चार्ज की बात करेंगे। और चार्ज की बात कैसे करेंगे कि अगर ऋणात्मक आवेश है तो ऋणात्मक आवेश लगेगा विद्युत ऋणात्मक तत्व पर। ऋणात्मक आवेश किस पर लगना होना चाहिए? विद्युत ऋणात्मक पर। और धनात्मक आवेश लगना चाहिए इलेक्ट्रोपॉजिटिव, विद्युत धनात्मक तत्व पर। यानी धनात्मक और ऋणात्मक की बात कर रहे हैं तो धनात्मक आवेश विद्युत धनात्मक पे होना चाहिए और ऋणात्मक आवेश विद्युत ऋणात्मक तत्व पर होना चाहिए। ये बात समझ में आ गई है? अब यहां पर भी एक चीज को समझिएगा, एक छोटा सा पॉइंट है, उसको भी यहां पर हमारे लिए बहुत समझना जरूरी है। वो ये है कि कभी कभी होता क्या है कि तत्व पर एक से ज्यादा तत्व हो जाते हैं जिस पर ऋणात्मक आवेश आ जाता है। जैसे फ्लोरीन पर आ गया, क्लोरीन पर आ गया। अब क्वेश्चन ये उठता है कि भाई किसको देखेंगे, किसको पहले लिया जाएगा, या किससे स्थायित्व ज्यादा होता है। तो देखिएगा, स्थायित्व को समझने का एक सिंपल सा तरीका होता है। अगर हम बाएं से दाएं की तरफ चल रहे हैं, यानी कि हमारे पास में ऐसा एग्जाम्पल है जैसे कि कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, हेलोजन है, और सब पे किसी तरीके से ऋणात्मक आवेश है, तो प्रबल विद्युतात्मक तत्व अगर जो होगा, मो इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट होगा, उस पर अगर निगेटिव चार्ज होगा तो ज्यादा स्टेबल होगा। मो इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट होगा, उस पर अगर मो इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट होगा, उस पर अगर निगेटिव चार्ज है तो ज्यादा स्टेबल होगा। इसका मतलब इस जगह पर बात करेंगे तो ऑर्डर जो आएगा वो बेसिकली ऑर्डर जो होगा वो ऑर्डर ये होगा।
क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ऑर्डर ये होगा, यानी कि हैलोजन पर अगर नेगेटिव चार्ज है और ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, दोनों ही विद्युतात्मक तत्व हैं, तो पहले हम हैलोजन को देखेंगे, फिर हम ऑक्सीजन को देखेंगे, फिर हम नाइट्रोजन को देखेंगे। समझ में आ गई बात? क्लियर है? यानी कि बाएं से दाएं चलेंगे विद्युतात्मकता बढ़ती है, ऐसे समझ लो, बाएं से दाएं चलेंगे विद्युतात्मकता बढ़ती है, और विद्युतात्मकता बढ़ती है तो ऋणावेश के कारण से उसका स्थायित्व भी बढ़ता है। लेकिन अगर मैं बात कर रहा हूं टॉप टू बॉटम की बात कर रहा हूं, ये बाएं से दाएं की बात कर देता, यानी कि लेफ्ट टू राइट की बात की मैंने, समझ में आ गया? और दूसरी बात करता हूं टॉप टू बॉटम की बात, ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं। जैसे कि मान लेते हैं यहां पर फ्लोरीन है, या क्लोरीन है, या ब्रोमीन है, या आयोडीन है। ऊपर से नीचे की ओर चलेंगे तो आकार पर देखा जाएगा, यानी आकार जिसका ज्यादा होगा, साइज जिसका ज्यादा होगा, उसका स्थायित्व ज्यादा होगा। अब यहां विद्युतात्मकता वाला कॉन्सेप्ट मत लेना, क्योंकि विद्युतात्मकता फ्लोरीन की ज्यादा होती है, तो यहां पर ये कॉन्सेप्ट नहीं लेना होगा। फिर यहां लेना होगा कि जिसका आकार ज्यादा होगा। जैसे मान लेते हैं O के ऊपर भी है और S के ऊपर भी है, तो O और S में कौन चेक करेंगे? तो S वाला जो होगा वो ज्यादा स्थायी हो जाएगा। आगे बात समझ में? जैसे ये वाली कंडीशन ले लो, या कोई भी और ले लो, ऑक्सीजन की ले लो, नाइट्रोजन की ले लो, कहीं की भी ले लो, तो ऊपर से नीचे की ओर चलोगे तो उस कंडीशन पे स्टेबिलिटी वाला फैक्टर देखना होगा। ये बात समझ में आ गई? फिर इसके बाद फिर आएगा चार्ज सेपरेशन, यानी कि आवेश की दूरी। फिर आ जाएगा आवेश की दूरी। क्लियर है? अब आवेश की दूरी को समझ लो थोड़ा सा, कि आवेश की दूरी को कैसे समझा जाएगा उसको देख लेते हैं। आवेश की दूरी को ऐसे समझ लो कि मान लेते हैं कि आपके पास में ऋण आवेश है और आपके पास में धनावेश है, एक तरफ ऋण है और एक तरफ धनावेश है। अगर इनकी दूरी ज्यादा होगी, दूरी इनकी बीच की ज्यादा होगी। अगर दूरी ज्यादा हो रही है तो स्टेबिलिटी कम होगी। आगे बात समझ में? क्या कहा मैंने? दूरी ज्यादा होगी तो स्टेबिलिटी कम होगी। मतलब दूर दूर अगर धनावेश ऋणावेश रखे हुए हैं तो कम स्थायी होगा, पास पास में रखे होंगे तो ज्यादा स्थायी होगा। एक बात तो ये समझ लो, क्लियर हो गया? पॉइंट समझ में आ गया? दूसरा बिंदु, एक तो बिंदु ये हो गया, दूसरा बिंदु समझ लो। दूसरा बिंदु ये है कि मान लेते हैं दोनों पर नेगेटिव आवेश है, दोनों नेगेटिव है, और इसमें अगर दूरी ज्यादा है, अगर दूरी ज्यादा है तो यहां पर स्थायित्व ज्यादा होगा। मतलब समान आवेश की दूरी और असमान आवेश की दूरी में उल्टी कंडीशन हो जाएगी। मतलब अगर दो समान आवेश हैं, उनकी दूरी ज्यादा है तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, और विपरीत आवेश है, उनकी दूरी अगर ज्यादा होगी, विपरीत आवेश है, उनकी दूरी ज्यादा होगी तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। समझ रहे हैं ना बात को? क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो दोनों मुद्दे समझ में आ रहे हैं कि आवेश को कैसे देखा जाएगा। इसी तरीके से ऐसा भी हो सकता है कि नेगेटिव चार्ज भी हो जाए और लोन पेयर भी हो जाए। ऐसा भी हो सकता है कि एक जगह पर नेगेटिव चार्ज लगाओ, उसके जस्ट बगल में लोन पेयर लगाओ। समझ में आ रही बात? तो भी वही नियम लगाया जाएगा जो नेगेटिव चार्ज का होगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर को एक ही तरीके का रूप दिया जाएगा। तो इसको भी इसी तरीके से देखा जाएगा। तो बच्चों ये समझ में आ गया, पूरा नियम समझ में आ गया है, तरीका समझ में आ गया है। बहुत सिंपल होता है, लेकिन ये बात मान के चलो सिंपल के साथ में कंफ्यूजन भी लेके आता है, और ये बात मान के चलो कि एक क्वेश्चन तो लेके आता ही आता है। क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन दो तरीके से बनते हैं। 4 ऑप्शन दे देगा, पूछा जाएगा कि बताओ इसमें से सबसे प्रबल स्थायी संरचना कौन सी है? 1। सबसे निम्न स्थायी संरचना कौन सी है? 2। या फिर स्थायित्व का क्रम क्या होगा, सही क्रम क्या होगा? क्लियर हो गया? समझ में आ रही बात? कोई डाउट यहां तक? देख लो एक बार, ढंग से देख लो पहले कॉन्सेप्ट को। पहले किसको देखना है, बाद में किसको देखना है, क्या कंफ्यूजन है, मतलब किसी भी टाइप का कोई कंफ्यूजन है देख लो। पहले क्या देखना है? नॉन पोलर, फिर ऑक्टेट, फिर उसके बाद ठीक है ऑक्टेट, उसके बाद पाई बॉन्ड, चार्ज और चार्ज सेपरेशन।
क्लियर हो गया? तो इतना कॉन्सेप्ट आपको समझना है। तो चलो शुरुआत करें पहले। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक एक करके एग्जाम्पल पे। तो सबसे पहला एग्जाम्पल यहां ले रहे हैं CS2 डबल बॉन्ड CS, देन CS डबल बॉन्ड CS2। सेकेंड एग्जाम्पल CS2 डबल बॉन्ड CS, देन CS डबल बॉन्ड CH, देन CS डबल बॉन्ड CS2। दूसरा एग्जाम्पल ट्राई करो, सिंपल है। पहला कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल तरीके से हो गया। यहां पर देखो कॉन्जुगेशन है, देखो कॉन्जुगेशन तो होना ही चाहिए। अगर हमें अनुनाद देखना है तो संयुग्मन तो चाहिए। समझ में आ रही बात? तो इन दोनों में देखा जाएगा तो यहाँ पर पाई बॉन्ड कितने हैं अपने पास में? 2। यहाँ कितने हैं पाई बॉन्ड हमारे पास में? 3। 1 2 3। तो कौन स्टेबल हो जाएगा? B इज ग्रेटर देन A। क्लियर हो गया? अच्छा, अब यहां पर देखो अगले क्वेश्चन में यहां डबल बॉन्ड लगा हुआ है, क्या इसमें अनुनाद है? नहीं है। इसका मतलब यहां पर रेजोनेंस नहीं है। क्लियर है? इसमें रेजोनेंस है, बिल्कुल है। इसमें रेजोनेंस है, इसमें रेजोनेंस है। इसमें कितने रेजोनेंस में कितने पाई बॉन्ड का यूज होगा? 3। जितने रेजोनेंस में पाई बंद का यूज होगा उसकी बात कर रहा हूं मैं। जितने रेजोनेंस में पाई बंद का यूज होगा मैं उसकी बात कर रहा हूं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ऐसा नहीं कि उसके अंदर पाई बंद भरे हुए हैं और अनुनाद में प्रयोग ही नहीं हो रहे तो फिर नहीं लिया जाएगा। ठीक है? तो यहाँ तीनों प्रयोग हो रहे हैं। यहाँ पर कितने प्रयोग हो रहे हैं? 2 हो रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर ऑर्डर अगर देखा जाएगा C, फिर होगा B, फिर होगा A। बोलो कोई डाउट यहाँ तक? समझ में आ रहा है? चलो अगला क्वेश्चन, चलते रहिए मेरे साथ में। CS2 डबल बॉन्ड CH, देन Cl। अब ये क्वेश्चन है, देखिएगा ये क्वेश्चन है। अब जरा मुझे बताइए सोच के क्या होगा, सोच के देखिए। अध्रुवीय कौन सा है पहले तो देखना ही पड़ेगा मैं। अरे हाँ या ना? सबसे पहले कौन सा देखा मैंने? अध्रुवीय। अध्रुवीय मिल गया हमको, यहाँ पे कोई इश्यू नहीं है। क्लियर? तो यही ज्यादा स्टेबल होगा। एक बार और काम कर लेते हैं, जरा इसको भी देख लेते हैं और अष्टक नियम को भी समझ लेते हैं। इसको भी देख लेते हैं और अष्टक नियम को भी समझ लेते हैं। यहाँ क्लोरीन है, आप सोचो जरा क्लोरीन में कितने होते हैं बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन? 7। 7 में से कितने प्रयोग हो गए? यहाँ पर कितने प्रयोग हो गए? 2। क्लियर हो गए? तो बचे कितने? 5 और 1 प्लस हो गया तो बचे कितने? 4। तो बाकी जोड़ लो कितने हो गए टोटल? अरे फिर से रिपीट कर रहा हूं, चलो ऐसे रिपीट कर लो। इसके बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हो? तो 7। 7 में से 1 माइनस कर दो, कितने हो गए? 6। अब सही है। और 6 इलेक्ट्रॉन तो ये हो गए और सामने से 2 इलेक्ट्रॉन प्रयोग हो गए तो टोटल कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अरे सामने से 2 हो गए ना, सहयोग हो गए ना, सहयोग करेंगे तो इसका मतलब यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8। अरे समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ? Cl है, Cl ने 7 इलेक्ट्रॉन थे, प्लस 1 कर लो, इसका मतलब 1 कम करके सोच लो कितना हो गया? 6। और 6 हो गए, 6 में से 2 प्रयोग कर लिए उसने तो 2 सामने से भी तो आ गए ना साझेदारी द्वारा, तो 6 और 2 कितने हो गए? 8। यहां तक बात समझ में आ गई? चलो इसका देख लो, इस कार्बेटम की सिचुएशन क्या होगी। यहां पर हाइड्रोजन है, यहां हाइड्रोजन है, इस पर ऋणावेश है। सोचो रहा, कार्बन पे कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? गौर से देखो, कार्बन पर बाहरी कोष में कार्बन कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 होते हैं, नहीं होते? 4 देखो यहां दिख रहा है, 1 2 3 और 1 हो गया। और सामने से सहयोग करोगे तो यहां कितना हो जाएगा? अरे कितना होगा? यहां पर माइनस है, कितना होगा? 7 होगा कि 8 होगा? सोच के देखो। 7 होगा पक्का? अरे होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, 7 ही होगा, 8 नहीं होंगे? पक्का? देख लो। हाँ नहीं होंगे भाई, नहीं होंगे, 7 ही होंगे। तो कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? अब अच्छा मैं कंफ्यूज कर रहा हूं।
पक्का? अभी भी गड़बड़ लग रहा है मुझे, देखो मुझे गड़बड़ लग रहा है। माइनस हाइड्रोजन हाइड्रोजन, कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। हाँ तो देगा ना, चार बाहरी कोष में, पांचवा ये, छठा ये, सातवां ये, एक और आ गया, आठवां नहीं हो गया तो? अरे भैया, चार उसके बाहरी कोष में, पांचवा ये, छठा ये, सातवां ये, माइनस आ गया, 8 होगा कि नहीं होगा? क्या यार, इसीलिए मैं कह रहा था मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है। फीलिंग समझ ही नहीं पाए कि मैं कुछ कहना चाह रहा था। नहीं आया? नहीं आया? अब आया समझ में? यानी CH2 माइनस लगा हुआ तो कितने हो जाएंगे? 8 ही होंगे। समझ में आया? नहीं आया? अभी भी नहीं समझ में? अभी सन्नाटे बैठे हुए, ये हुआ क्या? अरे भाई कुछ नहीं है यार, चार बाहरी कोष में, पांचवा सामने से आ गया, छठा सामने से आ गया, सातवां सामने से आ गया, और -1 है ऑलरेडी, तो हो गए ना 8। गड़बड़ी तो नहीं करोगे? पक्का? और अगर यहाँ CH2 प्लस होता तो हाँ, अब आई बात समझ में। 4 हो गए, पांचवा ये, छठा ये, सातवां ये, अब आया समझ में? तो दिमाग लगाओ थोड़ा सा। लग गया दिमाग? क्लियर हो गया पॉइंट? कर लोगे? चलो नोट करो, फिर आगे क्वेश्चन देता हूं। ठीक है, पहला क्वेश्चन यही है। अब आप सॉल्व कर लेंगे इस क्वेश्चन को, है ना? इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व किया होगा। तो A इज ग्रेटर देन B आया। क्यों आया? क्योंकि इसमें कोई आवेश नहीं है। ये कैसा हो गया? नॉन पोलर हो गया। और ये कैसा हो गया? पोलर हो गया। हो गया ना? तो नॉन पोलर हमेशा पोलर से ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया? चलो यहां समझना स्टार्ट करते हैं। अब इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो यहाँ पर CH3 C डबल बॉन्ड हो है, यहाँ पर CH3 C ट्रिपल बॉन्ड O प्लस है, यहाँ पर पॉजिटिव निगेटिव है, और यहाँ पर निगेटिव पॉजिटिव है। सोच के देखो। अच्छा, अरे भाई गलत हो गया। अच्छा, दोनों के बीच में बात करें, सॉरी। हाँ तो बताओ इनमें क्या होगा? यहाँ एक बात समझो, अष्टक नियम पालन कहाँ से हो रहा है? देखो यहाँ पर अष्टक नियम का पालन नहीं हो रहा है। कार्बन पर कितने हो गए? यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 4, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन। यहाँ कितने हो रहे हैं? यहाँ पर कार्बन पे 8 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ ऑक्सीजन पे भी कितने हो रहे हैं? 8 हो रहे हैं। भाई 6 होते, सामने से 7, 8, 9, एक प्लस लगा हुआ है तो 8, यानी कि इसका मतलब अष्टक नियम का पालन कर रहा है, यानी B इज ग्रेटर देन A। पाई बॉन्ड से भी चेक कर सकते थे, पाई बॉन्ड से भी चेक कर सकते थे। यहाँ कितने पाई बॉन्ड है? 2। यहाँ कितने? 1 है। तो आप इसको भी चेक कर सकते थे। अब इन दोनों एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। इन दोनों एग्जाम्पल में देखो क्या हो गया। आप गौर से देखो, O प्लस है और यहाँ माइनस लगा हुआ है, यहाँ प्लस और माइनस लगा हुआ है। बताओ यहाँ पर अष्टक नियम को देखो। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? वैसे तो पाई बॉन्ड ये ज्यादा हो गया, ठीक है, लेकिन एक साथ और देख लो। यहाँ पर देखो नेगेटिव चार्ज, मो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे लगा हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बस यहाँ क्या दिक्कत हो गई? यहाँ पर O पर पॉजिटिव लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर O पर पॉजिटिव नहीं है, कार्बन पर पॉजिटिव है, ठीक है। अब अष्टक नियम देखो, अष्टक देखो, इसको 8 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है? बिल्कुल है। इसके 8 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो इसमें पूरे में 8 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर कितने हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब A इज ग्रेटर देन B। आ गया समझ में? अरे क्लियर हो रहा है भाई? बहुत सिंपल है। क्वेश्चन को देख के ही आइडिया लग जाएगा आपको कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, कैसे स्टेबिलिटी डिफाइन करेंगे। चलो इस क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। 2 ही है, हाँ ठीक है, 3 है, 1, 2, 3। हाँ बताएं अब कैसे ट्राई करें इसको। ये बात तो कंफर्म है कि A पहले, ये कैसा है? नॉन पोलर है कि नहीं है? तो सबसे पहले अपन किसको? नॉन पोलर को एक साइड में निपटा देंगे, तो ये तो निपट गया। अब इन दोनों में चेक करो, इन दोनों में चेक करो तो C हो। C क्यों होगा? मो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर नेगेटिव चार्ज है। पहले जो स्टेबल है उसको किनारे कर लो, सबको एक साथ समेटने की कोशिश मत करो।
जो सबसे ज्यादा स्टेबल है पहले उसको किनारे कर लो, फिर बाकी जो बचे हुए हैं फिर उनमें देखो आपस में क्या है। तो ए तो किनारे चला गया, फिर देन अब यहां पर देखो, इन दोनों में चेक कर लो कि समझ में आ गया होगा। यहां पर देखो चार्ज किस पर है, O प्लस पर है, यहां पर किस पर है, माइनस पर। तो ये ज्यादा बेस्ट हुआ कि नहीं हुआ, तो इसका मतलब सी हो गया, फिर कौन सा हो गया, बी हो गया। चलो अब इस एग्जाम्पल में आ जाओ। चलो क्वेश्चन इसमें देखते हैं, इसमें क्या कंडीशन है। देखो सबसे पहली बात है नॉन पोलर फॉर्म है तो ए पहले हो गया। अब बात करते हैं बी सी डी, तो भाई ए पहले ले लिया मैंने, क्यों, देखो जब भी कोई भी स्टेबल होगा उसको पहले एक तरफ कर दो, बाकी को अदर्स में कर दो, ठीक है। तो पहले तो ए निकल गया। अब लड़ाई चल रही है बी सी डी में। एक बार मुझे बताओ इसमें से कौन सा ऐसा है जो ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है, सबसे पहले उसको ढूंढ लो। जो ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है उसको सबसे पहले ढूंढ लो। कौन कर रहा है, बी कर रहा है। यहां पर देखो कितने इलेक्ट्रॉन है, 8, यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन है, 8, तो बी पहले आ जाएगा, आ गया। अब सी और डी में चेक करो, सी और डी में चेक करो, मो इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट किस पर लगा हुआ है, ऑक्सीजन पे लगा हुआ है, यहां पर पॉजिटिव लगा है, तो गलत हो गया कि नहीं हो गया। इसका मतलब पहले अब कौन सा आएगा, सी, और फिर आएगा डी। बोलो क्लियर हो गया, अरे समझ में आ गया, क्लियर। चलो नेक्स्ट, अब बताओ, ये एग्जांपल है, O है, देन डबल बॉन्ड CH है, देन CH माइनस है, देन CH डबल बॉन्ड CH2 है। अब बताओ इसको कैसे करें। सबसे पहले क्या देखो, सबसे पहले कंडीशन ऑक्टेट देख लो सबसे पहले, या एक काम करो सबसे पहले पाई बॉन्ड भी चेक कर लेते हैं, प्रैक्टिस में धीरे धीरे आ जाएगा। देखो यहाँ कितने पाई बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड है, यहाँ कितने पाई बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड है, यहाँ कितना है, 1 पाई बॉन्ड, यहाँ कितना 1 पाई बॉन्ड। इसका मतलब ये बाद में जाएंगे, ये पहले जाएंगे, समझ में आ गया। अब चेक करो ऑक्टेट किस में है, अष्टक किस में है। देखो ऊपर वाले में अष्टक है कि नहीं है, पहले ये देख लो। इस वाले में अष्टक है कि इस वाले में अष्टक है, पहले तो ये चेक कर लो। देखो देखो देखो, इसमें अगर बात करोगे तो इसमें भी ऑक्टेट है और इसमें भी ऑक्टेट है कि नहीं है, दोनों में ऑक्टेट है। अगर देखा जाए तो दोनों में ही 8-8 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं। लेकिन अब दोनों के चार्ज देखो, निगेटिव पॉजिटिव चार्ज पास में है, निगेटिव पॉजिटिव चार्ज बहुत दूर है, समझ में आ गया। तो दूर है तो स्टेबिलिटी घटेगी, निगेटिव पॉजिटिव चार्ज दूर है, स्टेबिलिटी घटेगी, निगेटिव पॉजिटिव चार्ज पास में, स्टेबिलिटी बढ़ेगी। इसका मतलब ए पहले आ गया। अब आया समझ में, ए के बाद कौन आएगा, बी आएगा। अब लड़ाई किसकी चल रही है, सी और डी की। अब सी और डी में चेक कर लो, निगेटिव पॉजिटिव चार्ज अगल बगल है, निगेटिव पॉजिटिव चार्ज दूर दूर है, इसका मतलब निगेटिव पॉजिटिव चार्ज अगल बगल है, स्टेबिलिटी ज्यादा, सी होगा और फिर डी होगा। अब आया समझ में, कितने लोगों का सही था, ये 2 ही 4 लोगों का सही था। अब समझ में आ गया, क्लियर हो गया, लॉजिक समझ में आ रहा है, पॉइंट समझ में आ गया कि स्टेबिलिटी को कैसे डिफाइन करेंगे, ए बी सी डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास में है CH3 देन C डबल बॉन्ड और CH2 माइनस, CH3 CO CH2, दोनों में पाई बॉन्ड कितने हैं, बराबर है। निगेटिव चार्ज किस पर है ये देख लो, यहाँ निगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पर है, यहाँ पर कार्बन पर है, तो नेचुरल सी बात है B इज ग्रेटर देन A होगा। अरे आ गया समझ में, क्लियर हो गया, सिंपल है, प्रैक्टिस कर पा रहे हो। चलो अब इसमें चेक करो, A और B में चेक करो, देखो दोनों में पाई बॉन्ड बराबर है, निगेटिव चार्ज किस पर है, सल्फर पर, यहाँ निगेटिव चार्ज किस पर है, ऑक्सीजन पर। कौन स्टेबल ज्यादा होता है, S, बहुत बढ़िया, A इज ग्रेटर देन B। समझ में आ गया नहीं है, क्लियर है, कॉन्सेप्ट बताया था ना मैंने, ये चीज बताई थी कि यहां पर दिक्कत आएगी, तो क्या ध्यान रखना है। चलो इसकी बात कर लेते हैं। अब ये एग्जांपल और ये एग्जांपल है, एक बात समझो, यहां पर क्या कंडीशन हो जाएगी, सोच के देखो। ऑक्टेट रूल यहां भी कंप्लीट है, पाई बॉन्ड दोनों जगह बराबर है, ठीक है। ऑक्टेट रूल यहां भी कंप्लीट है और ऑक्टेट रूल यहां भी कंप्लीट है। चलो अब किसकी बात चल रही है, चार्ज की बात चल रही है, ठीक है। कहां पर लगा हुआ है, ऑक्सीजन पर प्लस लगा है, इधर कहां लगा है, नाइट्रोजन पर प्लस लगा है, ठीक है। अब एक बात मुझे बताओ, मो इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट कौन सा होता है, ऑक्सीजन, और मो इलेक्ट्रोनिगेटिव पे नेगेटिव चार्ज होना चाहिए कि पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, नेगेटिव। अरे हाँ या ना भाई, अगर ऑक्सीजन पर नेगेटिव है तो ये स्टेबल होगा नाइट्रोजन से, और पॉजिटिव अगर होगा
तो प्लस स्टेबल होगा, उल्टा होगा कि नहीं होगा? बताया था नहीं बताया था? दिमाग में बात थी कि नहीं थी? निगेटिव अगर होगा, इलेक्ट्रोनिगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव पर निगेटिव लगा दो, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव पर निगेटिव लगा दो, ज्यादा स्टेबल, और इलेक्ट्रो पॉजिटिव पर पॉजिटिव लगा दो, ज्यादा स्टेबल, या लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव पर पॉजिटिव लगा दो, ज्यादा स्टेबल। तो यहां पर ये कंडीशन होगी। तो अब समझ में आ गई बात। तो कौन सा ऑर्डर हो जाएगा? अब दिमाग चल रहा है? चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अब बहुत बढ़िया क्वेश्चन आएगा। अब ये क्वेश्चन आ गया आपके पास में, दो बढ़िया क्वेश्चन है, ट्राई करो इसको, सोचो कैसे करेंगे, सोच के देखो, सोच के देखो, मजा आएगा। एक काम करो, सबसे पहले पाई बॉन्ड चेक कर लेते हैं। यहाँ कितने हो गए? 2 पाई बॉन्ड। यहाँ कितने हो गए? 1 पाई बॉन्ड। यहाँ कितने हो गए? 2 पाई बॉन्ड। यहाँ कितने हो गए? तो पहले 2-2 को पहले निपट लेते हैं, फिर 1-1 को निपटेंगे। चलो 2-2 को निपट लें। अब 2-2 में देखो क्या है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है। क्लियर है? अब एक बात मुझे बताओ, किस पर माइनस लगा है, किस पर प्लस लगा है? माइनस चार्ज यहाँ किस पर लगा हुआ है? नाइट्रोजन पर। और यहाँ किस पर लगा हुआ है? कौन ज्यादा स्टेबल होगा? बहुत बढ़िया, इसका मतलब ए पहले आ गया, फिर कौन सा आएगा? सी आएगा। अब आ जाओ बी और डी में, बी और डी में आ जाओ। अब सोचो, खुद ही समझ गए होगे कौन जा रहा होगा। नेचुरल से नाइट्रोजन पर मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है, या पॉजिटिव है, तो कौन सा आ जाएगा? बी आ जाएगा और फिर डी आ जाएगा। है ना सिंपल? क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्वेश्चंस को देखो, चार्ज देखो, पाई बॉन्ड देखो, कॉन्जुगेशन देखो, सब कुछ आपको दिख जाएगा। एक पैटर्न लेके चलोगे, क्वेश्चन सॉल्व होने लगेंगे। आ गया समझ में? नेक्स्ट अगले पॉइंट पर आओ। अब नॉन पोलर हो गया ये, तो भाई सबसे पहले तो यही कूद के आ जाएगा। अब बी सी डी में आ जाओ, बी सी डी में आ जाओ। नेगेटिव चार्ज यहाँ ऑक्सीजन पर है, नेगेटिव चार्ज यहाँ ऑक्सीजन पर है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है, तो इसका तो खेल खत्म हो गया। अब बचे इन दोनों में, अरे इन दोनों में बचे, नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पर है, नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे, पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन पे, तो ये तो गया नीचे लास्ट में, यानी कि इसको तो अपन लास्ट में पटक देंगे। अब बची बात बी और सी में। अब देखो सेपरेशन देख लो, ये अगल बगल है, ये दूर है, इसका मतलब बी पहले आएगा तो सी आएगा। पास पास में दोनों है तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, दूर दूर जाएंगे स्टेबिलिटी। आगे बात समझ में? चलो नेक्स्ट एक और एग्जांपल। तो इस एग्जांपल को देख लो। चलो एक काम करो, पाई बॉन्ड चेक कर लेते हैं, इसमें पाई बॉन्ड चेक कर लेते हैं। यहां कितने? 2 और 1 3 पाई बॉन्ड, 1 3 4 पाई बॉन्ड, 4 पाई बॉन्ड, 1 2 2 4। यहां कितने हो गए? और यहां कितने हो गए? 1 2 3। क्लियर है? तो सबसे ज्यादा स्टेबल तो पहले वाला ही है, नॉन पोलर भी है, तो ए तो चला गया सबसे पहले। अब बी और सी की बात करते हैं, तो यहां पर क्या कंडीशन है? पॉजिटिव निगेटिव है। अब बताओ कौन आएगा? ये डिस्टेंस ज्यादा है या डिस्टेंस कम है? इसका मतलब सीधी सी बात है, पहले कौन आएगा? बी। अच्छा नेगेटिव चार्ज किस पर है ये भी देख लो, ऑक्सीजन पर है, ये भी बात बन जाएगी, बी एंड सी। क्लियर है? तो कुल मिलाकर यहां पर आपको पूरी बात समझ में आ गई है कि कैसे यहां पर डिफाइन करते हैं, किस तरीके से यहां पर स्टेबिलिटी जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उसको यहां पर देखते हैं। कोई डाउट यहां तक? समझ में आ रही बात? क्लियर है? चलो अब इसी से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चंस और देखते हैं, जहां पर हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट हेडिंग इज बॉन्ड लेंथ, बंध लंबाई। ठीक है बच्चों, तो हम बात करेंगे बंध लंबाई। क्लियर? देखो बंध लंबाई की बात करते हैं, अगर कहीं पर रेजोनेंस होता है, मेरी बात सुनिएगा, अगर कहीं पर रेजोनेंस होता है, अगर कहीं पर रेजोनेंस होता है, एटम के बीच में अगर रेजोनेंस होता है, तो रेजोनेंस होने पर एक चीज ध्यान रखना,
जो बॉन्ड लेंथ हो जाती है वो सेम हो जाती है। जैसा कि लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे, मैंने कहा था कि कार्बन कार्बन की बंध लंबाई बेंजीन में लिखी थी, कितनी थी? 1.39 थी, 1.39 सब में बराबर थी। यानी कि इसका मतलब ये नहीं समझना जैसे ये हमने लिया, यहां डबल बॉन्ड है, यहां डबल बॉन्ड है, यहां डबल बॉन्ड है, तो 1 2 3 4 5 6 कोई भी कार्बन एटम देख लो, चाहे C1 C2 ले लो, चाहे C2 C3 ले लो, चाहे C3 C4 ले लो, चाहे कोई ले लो, उसके बीच की जो बॉन्ड लेंथ होगी वो 1.39 एंगस्ट्रॉम ही होगी। ये नहीं सोचना है उस जगह पर ये सर ये डबल बॉन्ड है तो इसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा, ये सर सिंगल बॉन्ड है इसकी बॉन्ड लेंथ कम, क्योंकि अगर उसमें रेजोनेंस हो गया, अगर सारे पाई बंध अनुनाद में आ गए और उनके मध्य में अनुनाद हो गया, रेजोनेंस हो गया, तो उस कंडीशन में सबकी जो बॉन्ड लेंथ हो जाएगी वो एक जैसी हो जाएगी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये बात समझ में आ गई? अब वो ना तो परफेक्टली सिंगल बॉन्ड बची और ना ही परफेक्टली वो डबल बॉन्ड बची, तो उसकी जो भी बॉन्ड लेंथ होगी वो सिंगल और डबल के बीच में बैठ जाएगी। जैसे कि 1.39 आपको ये बात पता ही है, ना ही परफेक्टली सिंगल है और ना ही परफेक्टली डबल बॉन्ड है। क्लियर है? ये तब हुआ जब उनके बीच में रेजोनेंस हुआ। अगर रेजोनेंस नहीं होता तो फिर बॉन्ड लेंथ का कोई लेना देना ही नहीं था, फिर तो जैसी बॉन्ड लेंथ थी वैसी हम डिफाइन करते हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल लेता हूं, जैसा कि मैंने कल भी एग्जांपल लिया था, मैंने कहा था कि आपके पास O डबल बॉन्ड O है, देन ये है निगेटिव पॉजिटिव है, और मैंने कहा था इसकी अनुनादी संरचना की अगर बात करें तो ये निगेटिव और ये पॉजिटिव, ये डबल बॉन्ड O है। क्लियर है? ये लंबाई x मान लेता हूं, ये लंबाई y मान लेता हूं, ये लंबाई x मान ली और ये लंबाई y मान ली, और अब मैंने आपसे पूछा कि बताओ x y की लंबाई क्या होगी, तो इसका मतलब यहां पर सिंगल है या डबल है, ये बात सही है, लेकिन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो यही बना रहा है ना, यही तो बनाएगा। इसका मतलब मैंने कहा था कि जब हम इसकी बात करते हैं तो इसमें क्या कंडीशन हो जाती है? ये कंडीशन आ जाती है, पाई बन जाता है, और इसके कारण से इसकी बंध लंबाई कैसी हो जाती है? समान हो जाती है। यानी कि यहां पर जो बॉन्ड लेंथ हो जाएगी वो कैसी हो जाएगी? समान। क्यों हो जाएगी? क्योंकि रेजोनेंस हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है। अगर रेजोनेंस नहीं होता तो फिर अलग अलग होती, लेकिन अगर वहां पर रेजोनेंस हो रहा है तो फिर बॉन्ड लेंथ सेम ही होगी। कर लोगे इस क्वेश्चन को? कहीं पूछा जाएगा, हो जाएगा ना? समझ में आ गया? चलो और आगे देखते हैं। देखो, जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, वही बड़ा सा अच्छा सा एग्जांपल ले लिया, आपको क्वेश्चन दे दिया गया, ये कंडीशन कार्बोनेट का एग्जांपल दिया गया, बात मत करें, और यहीं पर क्वेश्चन उठाया गया, ये x है, ये y है, ये z है। समझ गए बात को? ये x है, ये y है, ये z है, और पूछा गया बताओ बॉन्ड लेंथ क्या होगी, तो आप समझ गए होंगे रेजोनेंस होगा, बिल्कुल होगा, रेजोनेंस होगा तो बॉन्ड लेंथ सेम होगा। अरे क्लियर हुआ बच्चों? समझ में आ गया? तो रेजोनेंस अगर होगा तो बॉन्ड लेंथ होगी। कोई डाउट यहां तक? क्लियर है? एक और क्वेश्चन मान लेते हैं, आपके सामने ये क्वेश्चन ले लिया मैंने, ये ले लिया। प्रैक्टिस करो, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा दिमाग चलेगा, उतना ज्यादा दिमाग चलेगा। क्लियर है? ये क्वेश्चन रखा मैंने आपके सामने और मैंने पूछा बॉन्ड लेंथ ऑर्डर ऑफ CO, CO की बॉन्ड लेंथ, इसका मतलब इसको मान लेता हूं x, इसको मान लेता हूं y, इसको मान लेता हूं z। सोच के देखो, तो सबसे ज्यादा y होगा क्योंकि यहां रेजोनेंस ही नहीं है कोई, और सबसे कम x होगा क्योंकि यहां भी रेजोनेंस नहीं है। अरे यहां डबल बॉन्ड है, नालायको, दिख रहा है? सो तो नहीं रहे?
यहां बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगी क्योंकि प्योर डबल बॉन्ड है। ये कैसा हो गया? प्योर सिंगल बॉन्ड हो गया। और ये कैसा हो गया? रेजोनेंस वाला हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? समझ में आ रहा है? और अगर ये रेजोनेंस वाला हो गया है तो इसके अकॉर्डिंग ये कहा आ जाएगा, ये बीच में आ जाएगा। इसका मतलब x जो होगा वो बीच में आएगा, सॉरी z जो होगा वो बीच में आएगा। समझ गए बात को? क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? कोई डाउट यहां तक? पक्का? चलो एक और क्वेश्चन देते हैं फिर। एक क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, यहां पर ले रहा हूं HC डबल बॉन्ड OOH, बात नहीं। और यहां ले रहा हूं HCO माइनस सस्पेंस खत्म हो जा रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था। हाँ तो मेरे पास टेक्निक है। हाँ तो लिखा रहने दो, उसको काटना नहीं है, काटना नहीं है, काटना नहीं है भाई। बॉन्ड लेंथ ऑफ, बताओ भाई, जल्दी कर। बताओ भैया, बताओ क्या हालत है यहाँ पर? क्या होगा? एक्स और वाई क्या होगा? बराबर? क्यों? रेजोनेंस नहीं है? नहीं है? फिर है? और फिर है तो फिर क्या? तो बराबर हो गया। ऐसा? बताओ रे, लोन पेयर है ना यार, ये थोड़ी कि लोन पेयर नहीं है, तो लोन पेयर है। और लोन पेयर अगर है तो रेजोनेंस होगा, और रेजोनेंस होगा तो बॉन्ड लेंथ सेम होगी। बिल्कुल है, सही बात है। लेकिन दोनों जो है ये अनइक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। बताया था ना कल, बताया था ना कि इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, अनइक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में क्या होता है? इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मतलब बदलाव के बाद वैसा ही संरचना आ जाए, जहां पर जो जैसा आवेश था वैसा ही आवेश वहां पर हो जाए। और अनइक्वल का मतलब है आवेश बिखर जाए, तो यहां बिखराव हो गया है। और अनइक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है तो मैंने कहा था ये लेस स्टेबल होता है, बोला था लेस स्टेबल होता है तो इसका मतलब इसकी एग्जिस्टेंस कम होती है, बोला था। और अगर इसकी एग्जिस्टेंस कम होगी तो इसका मतलब ये कम पाया जाएगा, और ये अगर कम पाया जाएगा तो फिर बॉन्ड लेंथ y इज ग्रेटर देन x ही होगी। तो ध्यान दिमाग लगा लेना किसके किसके बीच में क्या चल रहा है, हम मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। मैं नहीं सोच पाता है, तुम लोग सोच लेते हो। हाँ, तो मुझे थोड़ी पता था कि इसका अर्थ ये भी होता है, तो क्वेश्चन से मतलब रख रहा था। हाँ, गुड, बढ़िया। तो समझ में आ गई बात? क्लियर हो गया? ये बात समझ में आ गई है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से बॉन्ड लेंथ को कैसे डिफाइन करते हैं। चलो इसी बॉन्ड लेंथ की जब बात आ गई है तो एक दो बातें और अच्छे क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। देखो, संकर्ण के आधार पर भी बॉन्ड लेंथ को समझ लेते हैं। संकर्ण के आधार पर समझना बच्चों। देखो, जैसा कि आपको पता है कि सिंगल बॉन्ड अगर होता है तो sp3 संकर्ण होता है, सब लोग जानते हैं। डबल बॉन्ड होता है तो संकर्ण sp2 होता है, और ट्रिपल बॉन्ड होता है तो sp होता है।
सब लोग अच्छी तरह जानते हैं। क्लियर है? तो sp3, sp2 और sp, ठीक है। इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूं, इसको मैं ऐसे भी सोच सकता हूं कि यहां sp3, यहां sp3, तो इसको sp3 sp3 बोल सकता हूं, इसको sp2 sp2 बोल सकता हूं, इसको sp sp बोल सकता हूं। तो इसका मतलब यह कह सकता हूं कि sp3 sp3 वालों की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी sp2 sp2 वालों से, और ज्यादा होगी sp sp वालों से। sp3 sp3 ज्यादा होगा sp2 sp2 से, और sp2 sp2 ज्यादा होगा sp sp से। समझ में आ गया? ऐसे भी मैं इसको कह सकता हूं, sp3 sp3 sp2 sp2 sp sp। और इसी सीक्वेंस से मैं एक चीज और निकाल सकता हूं कैलकुलेशंस के बेस पर, कि आप देखो यहां पर परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर कितना है, परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर कितना है बच्चों, 25%, एक चौथाई फॉर्म है। और यहां पर परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर कितना हो जाएगा, 50%। अरे 25, बहुत खराब है तुम लोगों की, बहुत ज्यादा खराब है मैथ है। 50%। तो परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर अगर बढ़ रहा है, परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर, परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर बढ़ रहा है, तो बॉन्ड लेंथ कैसे हो रही है, कम हो रही है। सही बात है कि नहीं है? परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर अगर बढ़ रहा है तो बॉन्ड लेंथ कम हो रही है। हाँ या ना? क्लियर हुआ? तो अगर इसको दिमाग में रखा जाए तो हम ये भी कह सकते हैं sp3 sp3 की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, फिर sp3 sp2 की होगी। नहीं बोला? sp3 sp2 कर लिया मैंने, फिर उसके बाद sp2 sp2 हो जाएगा, फिर sp2 sp हो जाएगा, और फिर आया ना मजा इस बात पे? बात बनी ना कि परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर अगर कम होगा तो बॉन्ड लेंथ, परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर कम होगा तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, और परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर ज्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ कम होगी। अरे कम करते जाओ धीरे 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 धीरे। तो sp3 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 sp2 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 sp एंड देन sp sp। समझ में आया? क्लियर है? आया समझ में? चलो इस पर क्वेश्चन कैसा आ सकता है ये देख लेते हैं। ये x है, ये y है, ये x है, ये y है। एक ही में बॉन्ड लेंथ पता करनी है, एक ही में बॉन्ड लेंथ को पता करना है। कैसे होगा भाई? यहां कितना हो गया sp2, यहां कितना हो गया sp, है ना 3 कि 2 2, ये हो गया sp2, यानी x बराबर हो गया sp2 sp2, और y में क्या है sp2, और ये क्या है sp2। बहुत बढ़िया। तो y बराबर क्या हो गया sp2 sp2। ओहो रेजोनेंस है इसमें तो, अरे ध्यान ही नहीं दिया, दिमाग लगा रहे थे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, लाइक को धोखा है ना, धोखा हो गया। तो इसका मतलब वाई। अब आई इस बात समझ में? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ?
तो रेजोनेंस है, और इसी के कारण से बॉन्ड लेंथ इक्वल हो गई। क्या क्या कह रही है? ओहो, इसके अलावा कुछ आता है? बोले हम इसी चीज के लिए परफेक्ट हैं। अच्छा, ओहो, अरे 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 अरे, अरे। ये x और ये y है, ये x ये y। बताओ x और y क्या रेजोनेंस है? ये कौन सा होगा? sp2। ये कौन सा होगा? sp2। ये कौन सा होगा? sp3। हुआ? तो x इक्वल टू कितना हो गया? sp2 sp2, और y कितना हो जाएगा? sp2 sp3। तो किसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी? y ग्रेटर देन x। यहां रेजोनेंस नहीं है, यहां पर रेजोनेंस नहीं है। समझ गए? ये कितना हो गया? sp2। ये कितना हो गया? sp2। यहां देख लो, ये कितना हो गया? sp। ये कितना हो गया? sp3। यहां कितना हो गया? sp। बताओ कौन सा होगा? तो नेचुरल सी बात है, सबसे ज्यादा कौन होगा? y। फिर y के बाद कौन होगा? x, और x के बाद कितना होगा? आ गया समझ में? कर लोगे? चलो एक और क्वेश्चन। sp2 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 sp sp, इधर वाला sp3, इधर वाला sp3 sp3। सबसे छोटा, बहुत बढ़िया। सबसे बड़ा, अरे यार तो एग्जाम तो बना दिया, डरा रही है भाई। डर गया मैं, घबरा गया। आज घर नहीं जाऊंगा इसी घबराहट में, कहीं किसी पेड़ के नीचे शांति से बैठा रहूंगा। मैं घबरा गया। सी सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद डी, डी के बाद एक्स वाई। बहुत सही, होशियार हो गए यार तुम लोग। अभी और बचा है, और फिर उसके बाद बी। आ गया समझ में? तो ये रहा आपके पास में पूरा हिसाब किताब। ठीक है बच्चों, तो चलो आज की कहानी यहीं तक, बाकी फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में।